जी, मेरा नाम अरविंद मेहता है। नमस्कार, नलिन कुमार पंजाब से। अस्मिता कलिता असम से। रिजवान कैसर बिहार से। शुभमिता तालुकदार आसाम से। थॉमस एरियर पलामू झारखंड से। मैं सुवन्ना झारखंड से। मैं फातिमा खान असम से। वंदना मुर्मू रांची झारखंड से। तो भाई ये तो हो गया परिचय। अब आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि ये वर्कशॉप क्यों ऑर्गेनाइज की गई है। कोई बताएगा आप में से क्यों ऑर्गेनाइज की गई है? जी, कुछ संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की बात थी। जी हाँ, देखिए असल में हम लोग चाहते थे कि समुदायों में, मेरा मतलब है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार और सुविधाएं आदि मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वो इसके बारे में जानते ही नहीं। आपका मतलब कानूनी अधिकारों के बारे में? जी हाँ, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि उनके कुछ मौलिक अधिकार भी हैं, जबकि संविधान का मूलभूत कार्य ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन संविधान? जी, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को बिना कानूनी प्रक्रिया के बाधित नहीं किया जा सकता। हाँ, जबकि नागरिकों को यह हक हासिल है कि वे अपने इन अधिकारों को हासिल करने के लिए, इनके प्रयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। जी, मैं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की ही बातें कर रहा हूं। हम उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं। हम नागरिकों को हासिल कानूनी अधिकारों और सहायता के बारे में भी बात करेंगे। हम उन सभी अधिकारों के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में लोग नहीं जानते, जबकि उन्हें जानना चाहिए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सच कहूं तो मैं खुद भी नहीं जानती कि आखिर हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। जी, तो मैं कह रहा था कि यह है हमारा संविधान। इसकी प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। भाई, कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को तमाम नागरिक अधिकार देता है और इन अधिकारों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है। लेकिन ये तो सिर्फ संविधान की प्रस्तावना है ना, इसमें मौलिक अधिकार कहाँ सुनिश्चित होते हैं? वो आगे है। पहले आप ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार होते क्या है। हमारा संविधान हमें जो बुनियादी अधिकार देता है ना, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये मौलिक अधिकार किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव के बिना सबको हासिल है। और अपने इन अधिकारों को हासिल करने के लिए नागरिक उच्च कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। भाई, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज में सदस्यों की समानता के अधिकार के साथ इसकी गरिमा को स्थापित करना। जी हाँ, मतलब चाहे असम में रहने वाला कोई भारतीय नागरिक हो या झारखंड के रांची में रहने वाली कोई महिला, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर है। ये सबके लिए एक समान है। और हाँ, इन्हें लागू करवाने के लिए भारत में हर नागरिक को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। हाँ, यानी इन मौलिक अधिकारों की कानूनी रक्षा अदालत करती है। सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता तथा सम्मान देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब एक नजर जरा आप मौलिक अधिकारों पर डाल लीजिए। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी। हाँ, अनुच्छेद 14 ना, मुझे पता है वो क्या है। कानून के सामने सब लोग समान हैं। जी हाँ रिजवान भाई, लेकिन इसके अलावा भी रोजगार के अवसर होने पर सभी को समानता का अधिकार है। इसमें किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, वो छुआछूत को खत्म करना और
और क्या था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उपाधियां यानी टाइटल्स को खत्म करना। यानी पूर्ण समानता, जिसमें किसी तरह के भेदभाव की गुंजाइश ही न रहे। जी यही हमारा संविधान हमें देता है। समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। बढ़िया। तो ये हुआ अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, है ना? और 19, 20, 21 और 22 में एक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है, यानी राइट टू फ्रीडम। विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, किसी भी संघ, यूनियन या सहकारी समिति को बनाने की आज़ादी, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने की, कहीं भी आने जाने की या फिर किसी भी पेशे को अपनाने की आज़ादी। बिल्कुल। लेकिन ये तो कुछ ठीक नहीं लगता। मेरा मतलब है कहीं भी आने जाने की आज़ादी। रिजवान भाई, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप पर कभी कोई प्रतिबंध ही नहीं लगेगा। किसी विशेष प्रयोजन या किसी कानून के तहत अगर आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे तो मानना ही होगा ना। अब देखिए, आज़ादी के इन अधिकारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, शालीनता या किसी भी तरह का न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना या मान हानि आदि के संदर्भ में भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज़ादी के इन अधिकारों को ठीक से जानने की आवश्यकता है। जैसे अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता की बात करता है, तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़कर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। और अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल थॉमस भाई, देखिए, किसी भी नागरिक को प्रिवेंटिव कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो एक तो उसे हिरासत के कानून के बारे में बताया जाए, दूसरा उसे जल्द से जल्द पेशी की अनुमति दी जाए, और इसके अलावा बिना परीक्षण किसी को भी 3 महीने से अधिक गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता। तो ये तो हुई आज़ादी की बात, लेकिन मौलिक अधिकार तो और भी हैं। हाँ, मेरा ख्याल है इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है ना? जी हाँ, अनुच्छेद 23 जिसमें मानव तस्करी को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा आप किसी से बिना वेतन कार्य नहीं ले सकते या जबरन कार्य नहीं करवा सकते। ओह, हम समझे थे कि इसमें बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। वो भी है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में, खानों में और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध है। जी हाँ, वो बाल श्रम उन्मूलन अभियान कानून अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक, तो इसके बाद? और इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जी, मेरे ख्याल से अनुच्छेद 25, 26 और शायद 25, 26, 27 और 28 है। अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता देता है और अपनी पसंद के धर्म उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। जी मेहता जी, अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, संविधान के अधीन अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ व धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी करता है। जी, अनुच्छेद 27 ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य से आर्थिक सहायता पाने वाली शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार इस बात की गारंटी करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहे और संविधान के हिसाब से
यहाँ कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। क्या बात है, इसीलिए तो हमारे देश में अनेकता में एकता दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल। भाई तो कुल कितने अधिकार हो गए? 4 हुए सर। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब बचे भाई शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन पहले हम सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, अनुच्छेद 29-30 में ये अधिकार आते हैं। जी हाँ। तो 29 में तो अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनके संरक्षण तथा विकास करने का अधिकार प्रदान करता है। ओ, तो इसका मतलब सभी आदिवासी भाषाओं और उनकी लिपियों को विकसित किया जा सकता है। जी, ये अधिकार आपको आपका संविधान देता है। हाँ, और इसके अलावा अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है, और राज्य द्वारा दी जाने वाली किसी भी सहायता के संदर्भ में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। कहने का मतलब यह है वंदना जी कि कोई भी धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक समूह ना सिर्फ अपनी संस्कृति, शिक्षा या भाषा को संरक्षित कर सकता है, बल्कि इसके विकास के लिए संवैधानिक अधिकारों का उपयोग भी कर सकता है। तो आखिरी अधिकार की बात करें? जी, आप भी बताइए। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। असल में ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। बिल्कुल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार के रूप में अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की गारंटी करता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है। यानी सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं, बल्कि इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देकर इनके संरक्षण की गारंटी दी है। किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता, उसकी समानता का हनन हो, उसका शोषण हो, उसके साथ भेदभाव हो या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, तो वह अदालत में जाकर याचिका दायर कर सकता है। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय संविधान ने प्रत्येक भारतीय के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की गारंटी दी है। ये सब तो हम समझ गए सर। अब आप ये बताइए कि अब हमें करना क्या है? देखिए, हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक ये बात पहुंचे कि हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार क्या है, और अगर कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सके। और ये सब तभी संभव है जब आप सभी लोग यहाँ से भरसक जानकारी इकट्ठी कर अपने अपने समुदायों में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए तैयार करें। इसके लिए तो हम सब तैयार हैं सर। जी हाँ सर, हम सब तैयार हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में तो आप लोग समझ गए ना। अब जब भी आप लोगों को इस बारे में बताएं तो ये बताना ना भूलें कि अपने इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए वे अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। मेहता जी, मैं एक बात कहूँ? जी कहिए। असल में देखा जाए तो समस्या यही है, और हमारे यहाँ तो हालत इतनी खराब है कि लोगों को उनके अधिकार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ना ही इतने संसाधन है उनके पास कि वो कोई भी कानूनी रास्ता अपना सकें। जी, गरीबी, अशक्तता, सामाजिक असमानता और कई चीजें उन्हें किसी भी कानूनी उपचार को हासिल करने से रोकती हैं। आखिर वो ये जानकारी लेकर क्या करेंगे? उसके लिए तो कानूनी सहायता है ना। कानूनी सहायता? मैं इस तरह से समझाती हूँ। हमारे यहाँ, मेरा मतलब है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पास में ही एक गरीब बस्ती है। वहाँ पटरी वाले लोग, रेडी वाले लोग, इस तरह के दिहाड़ी मजदूर, कुछ इसी तरह के गरीब लोग रहते हैं।
और कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक हूँ। अरे देखो जरा चाय ले आना, सुवर्णा दीदी आई हैं। लाती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी तुम्हारे पास आने की। हाँ मैं भी दीदी। हाँ आओ आओ आओ, आओ। अरे जनता, तुम्हारी तो तारीख थी ना कल, क्या हुआ? होना क्या था दीदी, उसके वकील ने अगली तारीख ले ली। दीदी इस मुकदमे ने तो मेरी कमर तोड़ के रख दी है, मैं तो भर पाया दीदी। ऐसे हिम्मत नहीं हारते जनता, आज नहीं तो कल फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। जब तक फैसला होगा तब तक हमारे घर के भांडे बर्तन तक बिक जाएंगे। मेरी मानो तो छोड़ो ये सब। गरीब आदमी कोई मुकदमा नहीं लड़ता, वो तो बस भगवान से न्याय मांगता है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अरे न्याय तो सबके लिए होता है, अमीर हो या गरीब हो। दीदी अमीर के पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसा होता है, पैसा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और फिर देखो ना, कोर्ट कचहरी में वकील लगते हैं, तमाम कागज पत्तर लगते हैं, मैं क्या करूँगा? हमारी मदद सरकार करेगी। सरकार? पर दीदी सरकार हमारी मदद क्यों करेगी? देखो, समाज के कमजोर तबकों को, गरीब अशक्तों को विधिक सेवा प्राधिकरण मदद करती है, जिसमें मुफ्त और उचित कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कानूनी सुविधाएं या अधिकार हासिल करने से वंचित ना रह जाए। दीदी ये सब तो बात हम समझ गए, पर हमें ये बताएं कि हम इसकी मदद कैसे लें? ये प्रक्रिया तो और भी आसान है। अच्छा? देखो, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर, भिखारी या मानव तस्करी के शिकार लोग, या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, या फिर औद्योगिक हादसे और दंगों के शिकार लोग, अशक्त लोग, जेल में बंद लोग, या फिर वो लोग जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख से कम हो, वो सब इसका फायदा उठा सकते हैं। इस हिसाब से तो हमारी आमदनी बहुत ही कम है दीदी। हाँ दीदी, तो क्या हम विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ उठा सकते हैं, और कैसे? देखो, अभी अभी मैंने जिस तरह के लोगों की बात की, वो सब इस कानूनी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, ताकि अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए न्याय हासिल कर सकें। इस कानूनी सुविधा में वकील, कानूनी सलाह और अगर ज़रूरत हो तो कागजात की भी मदद दी जाती है। दीदी